हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लेबर लॉ के भाग 4 के बारे में। अब तक हम इसके 3 भाग देख चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इसका भाग 4। यह वीडियो मुख्यतः एलएलबी स्टूडेंट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन प्रयास किया गया है कि यह अन्य सभी विद्यार्थियों के भी समान रूप से उपयोगी हो। अन्य विद्यार्थियों से तात्पर्य है चाहे वह सीए का विद्यार्थी हो, चाहे वह कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वह सीएस का स्टूडेंट हो या और किसी विषय से संबंधित विद्यार्थी हो, सभी के लिए यह समान रूप से उपयोगी हो, इसका प्रयास किया गया है। आज हम बात करेंगे श्रम विधि शास्त्र से संबंधित। श्रम विधि शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने बात की थी कि श्रम विभाजन मजदूरों और मालिकों के संबंधों को प्रभावित करता है। यह हमने पिछले वीडियो में देखा था और इसीलिए श्रम विभाजन का श्रम विधि शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह श्रम विधि शास्त्र है क्या, यह प्रश्न अवश्य उठा होगा। उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज का वीडियो मैं लेके आया हूं। क्या है श्रम विधि शास्त्र? श्रम विधि शास्त्र को हम ऐसे समझें, सरल शब्दों में समझें तो श्रमिक वर्ग से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, जैसे औद्योगिक संबंध हुआ, जैसे मजदूर नीति हुआ, जैसे सामाजिक सुरक्षा हुआ, जैसे श्रम कल्याण हुआ, जैसे प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता आदि समस्याएं हुए, ये सभी जो है श्रम विधि शास्त्र के विषय है और इन्हीं विषयों से, इन्हीं समस्याओं के कारण से श्रम विधि शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो मजदूरों से संबंधित, जो श्रमिक वर्ग से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल क्या हो और कैसे हो, इसका अध्ययन ही श्रम विधि शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अब हम जानेंगे श्रम विधि शास्त्र के संबंध में और अधिक जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कि श्रम संबंधी क्या समस्याएं थी, जिन समस्याओं के निराकरण के लिए श्रम विधि शास्त्र की उत्पत्ति होती है, श्रम विधि शास्त्र का जन्म होता है। उन समस्याओं में सबसे पहली स्थिति यह आती है कि नियोजक कभी भी मजदूर का भला नहीं चाहता। नियोजक हमेशा अपना भला चाहेगा। अगर उसने धन कमाया है तो वह अपना धन या तो अपने ही फ्यूचर के प्लान के लिए इन्वेस्ट करेगा, मजदूरों को नहीं देना चाहेगा, या अपने ही कारखाने की मशीनों को इतना उन्नत बनाने में करेगा कि उसकी मजदूरों के ऊपर निर्भरता या तो समाप्त हो जाए या कम हो जाए, या अपने धन का उपयोग तकनीकी ज्ञान के विकास में करेगा जिससे अपने काम के अंदर सहूलियत उपलब्ध हो सके, अपने काम में उसे आसानी हो सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मजदूर के लिए सोचने का काम कम होता है और अपने लिए सोचने का काम ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर श्रम विधि शास्त्र ही एक उपाय है। किस तरह से है वो हम आगे देखेंगे। श्रम विधि शास्त्र की उत्पत्ति का एक कारण यह भी था कि कर्मकारों की दयनीय दशा जो थी, उसका लाभ उठाकर नियोजक उन्हें अपनी शर्तों को मानने के लिए बाध्य करते रहे। और उसी से क्या होता है कि मजदूर जो है पहले से गरीब है, वो और अधिक गरीब होने लग गया, और मालिक जो है क्योंकि अपनी शर्तें मनवा रहा है और वो तो पहले से अमीर है, इसलिए वो और अधिक अमीर बन रहा है। तो समय के साथ साथ सरकार और सामाजिक संगठनों ने इन समस्याओं पर ध्यान देकर हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया। क्या किया? सबसे पहले तो श्रमिकों द्वारा शोषण के विरुद्ध खड़े होकर श्रम संघों की स्थापना की गई और इकट्ठे होकर समूहों के अंदर अपनी मांगों को रखा गया। प्रारंभ के श्रम संघ अभी के श्रम संघ जैसे नहीं थे। अभी के जो श्रम संघ है, लेबर यूनियन जो होती है, वो रजिस्टर्ड होती है। उस समय रजिस्टर्ड का भी कोई प्रावधान नहीं था, बस वो अपनी इच्छा से खड़े हो जाते थे और अपने ही समझ लो रिस्क पर। कैसे कि अगर वो श्रम संघों में शामिल होते तो हो सकता है मालिक उन्हें नौकरी से निकाल दे। इस रिस्क के साथ में ही वो काम करते थे। अगला, सरकारों ने श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार के लिए श्रम कानूनों का निर्माण किया। सरकार भी आगे उठी, धीरे धीरे कई सारे श्रम कानून लाए जिनसे श्रमिक वर्ग की समस्याएं कम हो, और इन कानूनों का अध्ययन भी श्रम विधि शास्त्र के अंतर्गत आता है। हम रोस्को बाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी पढ़ते हैं
और सामाजिक अभियांत्रिकी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी वर्ग की है तो वह श्रमिक वर्ग की आती है। इसीलिए श्रमिक वर्ग की भूमिका क्या है सामाजिक अभियांत्रिकी में, समाज के हित में, श्रमिक का हित करने से किस तरह से समाज का हित होगा, यह अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। यह भी सामाजिक अभियांत्रिकी का एक भाग है। औद्योगिक शांति से औद्योगिक विकास संभव है, ऐसी सोच भी समय के साथ बनी। यह भी श्रम विधि शास्त्र का अंग है। औद्योगिक शांति से तात्पर्य है कि न सिर्फ मालिक और मजदूर में झगड़ा हो, बल्कि शांति भी हो और मनमुटाव भी न हो किसी तरह से। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करें। समय के साथ साथ और भी कई सारे श्रम सिद्धांतों का जन्म हुआ, जिससे श्रम विधि शास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यह परिवर्तन इतना बड़ा था कि श्रम विधि शास्त्र जो है वो वर्तमान रूप ले पाया और अब अभी भी इसके अंदर विकास जारी है। समय के साथ साथ विकास होता है और होता रहेगा। विधि एक जीवंत होती है जिसमें देश काल वातावरण के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं और लेबर लॉ तो सबसे अधिक परिवर्तन से प्रभावित होने वाला विधि शास्त्र है। इन श्रम सिद्धांतों से सामाजिक न्याय और सुरक्षा के साथ श्रम विधि का विकास हुआ है और श्रम विधि का जो विकास हुआ है वो भी हम देखेंगे किस तरह से यह श्रम विधि का विकास हुआ है। तो ये सभी विषय थे जिनको हमने देखा। फिर से सरसरी तौर पर देखते हैं। नियोजक और श्रमिक की तुलना में अपने धन, मशीनें और तकनीकी ज्ञान पर अधिक विकास चाहेगा। कर्मकारों की दयनीय दशा का लाभ उठाकर नियोजक उन्हें अपनी शर्तें मानने को बाध्य करते हैं। समय के साथ सरकार और सामाजिक संगठनों ने इन समस्याओं पर ध्यान देकर हस्तक्षेप भी किया है। श्रमिकों द्वारा शोषण के विरुद्ध खड़े होकर श्रम संघों की स्थापना की गई। सरकार ने श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार के लिए श्रम कानूनों का निर्माण किया। सामाजिक अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण भूमिका और औद्योगिक शांति से ही औद्योगिक विकास की सोच बनी। समय के साथ श्रम विधान के सिद्धांतों का जन्म हुआ, जिससे श्रम विधि शास्त्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इन श्रम सिद्धांतों से सामाजिक न्याय और सुरक्षा के साथ श्रम विधि का विकास हुआ। तो अब हम जानते हैं श्रम विधि शास्त्र क्या है और इसकी सामान्य अवधारणा क्या है। अब हम बात करते हैं श्रम विधि शास्त्र की सामान्य अवधारणा के बारे में। श्रम विधि शास्त्र समस्त विधियों और श्रम मूल्यों की जननी है। यहां विधियों से मतलब श्रमिक विधियां हैं, जो श्रम से संबंधित जितनी भी विधियां, लेबर लॉ से संबंधित जितने भी कानून आते हैं, जितने भी विधायन आते हैं, जितने भी लेबर लॉ है और जितने भी लेबर वैल्यूज है, उसकी जननी है श्रम विधि शास्त्र। 20वीं सदी के प्रारंभ में इस शाखा का जन्म हुआ और स्वतंत्रता के बाद में ही इसका सही रूप से भारत में विकास हो पाया है। विधि शास्त्र की इस शाखा के अंदर मजदूर और मालिक के संबंध, स्वामी और सेवक के संबंध नहीं रहे और इन संबंधों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। बदलाव क्या आ गया? पहले नियोजक जो होता था मालिक होता था, मर्जी आए तब किसी मजदूर को रख लो और मर्जी आए तब किसी मजदूर को निकाल दो। लेकिन अब इतनी आजादी नहीं है। अगर आप रखोगे तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, उन्हीं नियमों के आधार पर रखेंगे, ना कि सिफारिश के आधार पर। और अगर निकालेंगे किसी मजदूर को तब भी कई कानून बने हुए हैं, उनका पालन करना पड़ेगा और उन नियमों की पालन किए बिना, उन नियमों की पालना के बिना आप किसी व्यक्ति को, किसी मजदूर को नौकरी से निकाल नहीं सकते। एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले अहस्तक्षेप का सिद्धांत था या यथास्थितिवादी सिद्धांत था, जिसको बोलते हैं लेसेज फेयर थ्योरी। ये बहुत पुराना सिद्धांत था और इस संविधा के अंदर था कि कोई भी अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई कार्य हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप ना किया जाए। इसे संविधा की पूर्णतः स्वतंत्रता भी कहा जाता था, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता था। और ये इसी सिद्धांत फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित था, थ्योरी ऑफ लेसेज फेयर। इसने समाज के व्यापक हितों को प्रभावहीन बना दिया। इससे क्या हुआ? समाज के बहुत सारे हित प्रभावहीन बन गए। अब उनका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि संविधा की स्वतंत्रता थी। कोई व्यक्ति किसी तरह की संविधा करे, किसी को लेना देना नहीं था। अगर किसी मजदूर का शोषण हो रहा है, ऐसी संविधा भी होगी किसी मालिक के साथ, तो बाकी समाज कुछ नहीं कर सकता था। समाज के व्यापक हित में इस तरह के जो प्रयास थे, इनको प्रभावित कर दिया और स्वामी और सेवक के संबंध की जगह अब नियोजक और नियोजित ने ले लिए। नियोजक यानी कि नौकरी देने वाला, नियोजित यानी नौकरी करने वाला, बस। इससे अधिक कुछ नहीं हुआ।
आप इस तरह की अब कोई भी संविदा नहीं कर सकते कि मजदूर कहता है कि मैं तो बंधुआ मजदूरी बन के रहूंगा, या मालिक कहता है तुम्हें बंधुआ मजदूर बन के रहना पड़ेगा। इस तरह की संविदा आप कर ही नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अगर मजदूर और मालिक के बीच में कोई संबंध होगा तो नियोजक और नियोजित का होगा, और वह भी कानून के दायरे में ही होगा। उस कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी किसी भी तरह की संविदा कर ही नहीं सकता। अब नौकरी रखना और निकालना स्वामी की इच्छा के अधीन नहीं होकर नियमों के अधीन होगा। इसी के साथ अब विधानों और न्यायिक निर्णयों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर मानक संवैधानिक संविदाओं को स्थापित किया गया है, और संविदा से हैसियत की ओर हमारा समाज चल पड़ा है। अर्थात क्या हुआ, विधानों और न्यायिक निर्णयों द्वारा बहुत सारे कानून बने हुए उनके कारण, और न्यायालय ने जो बहुत सारे निर्णय दिए हैं उनके कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता अब सीमित हो गई है, और मानक संविधाएं जो है वह उसका स्थान ले चुकी है। मानक संविधाओं से तात्पर्य है जैसे कारखाना अधिनियम है। कारखाना अधिनियम जो बना हुआ है उसके अंदर काम के घंटे तय हैं, काम के तरीके तय हैं। इसी की तरह से सुरक्षा के लिए जो प्रावधान है वो मालिक को करने ही होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान करने ही होंगे, उनमें कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। मालिक और नौकर अगर इस तरह का करते हैं कि काम के घंटे ज्यादा होंगे तो ऐसा समझौता ही मान्य नहीं है। अगर निश्चित समय से ज्यादा होगा तो ओवर टाइम उसको देना पड़ेगा, और ओवर टाइम की भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद तो ओवर टाइम भी आप नहीं करवा सकते, और उसके बारे में डिटेल हम आने वाले वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मालिक और नौकर का जो संबंध था बदलकर नियोजक और नियोजित का हो गया है लेबर लॉ के अंदर। और जितने भी विधायन हैं जो सरकार ने बनाए हैं और न्यायिक निर्णय हैं जो माननीय न्यायालय ने समय समय पर जारी किए हैं, उनके द्वारा अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो गई है, मजदूरों की और मालिकों की दोनों, और उनके स्थान पर मानक संवैधानिक संविदाओं को स्थापित कर दिया है। संविधान के तहत जो मानक बने हैं उन्हीं को मानना पड़ेगा। और अब हमारा समाज संविदा से हैसियत की ओर चल पड़ा, यानी कि संविदा का जो अधिकार था, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, वह सीमित हो गया, और उसके स्थान पर हैसियत बन गई है। एक हैसियत है वह निभानी पड़ेगी। मालिक की हैसियत है, मालिक को अपनी हैसियत से काम करना पड़ेगा, मजदूर को अपनी हैसियत से काम करना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन आया है। अब हम बात करते हैं श्रम विधि शास्त्र के अंदर अगले। तो साथियों, अब हम बात करेंगे श्रम विधि शास्त्र में श्रम की अवधारणा के बारे में। श्रम विधि शास्त्र में श्रम की अवधारणा काफी पुरानी है। श्रम विधि शास्त्र को औद्योगिक विधि शास्त्र भी कहा जाता है। यह विधि शास्त्र एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है विधि के विज्ञान को जानना, समझना और जिज्ञासा। तो जब हम श्रम विधि शास्त्र की बात करते हैं तो श्रम विधि शास्त्र भारत में हम ये देखते हैं कि श्रमिक वर्ग की क्या स्थिति है, श्रमिक वर्ग जो है उसके अधिकारों का किस तरह से हम रक्षा कर सकते हैं, तो यही श्रम विधि शास्त्र है। और अगर औद्योगिक विधि शास्त्र की बात करते हैं हम, तो औद्योगिक विधि शास्त्र में भी यही आता है कि उद्योग जो है उसके अंदर जितने भी व्यक्ति है, यानी कि मालिक और मजदूर, उनके हितों का अध्ययन जो है वह औद्योगिक विधि शास्त्र है। मुख्यतः हम कमजोर वर्ग का ही अधिक ध्यान रखते हैं, कमजोर वर्ग के लिए ही अधिक कानून बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कमजोर वर्ग मजदूरी है, तो इसीलिए यह श्रम विधि शास्त्र यानी लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस भी हम इसको बोलते हैं, और इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी हम इसको बोलते हैं। इस विधि शास्त्र यानी कि लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस, श्रम विधि शास्त्र से तात्पर्य ऐसे आधारभूत सिद्धांतों से है जिससे श्रम विधियों का सृजन किया जाता है। और ऐसे आधारभूत सिद्धांत किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं, जैसे वो समाज शास्त्र से संबंधित हो सकते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित हो सकते हैं, राजनीति शास्त्र से संबंधित हो सकते हैं, और समाज में परिवर्तन का अध्ययन और किसी रूप में हो सकता है। वो कोई भी विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, उनसे संबंधित हो सकता है। श्रम विधि शास्त्र के आधारभूत सिद्धांत उनमें से कहीं से भी खोजे जा सकते हैं। श्रमिक, कर्मचारी या कामगार शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो चाहे शारीरिक श्रम करे अथवा मानसिक श्रम करे, उसका जीवन यापन श्रम से ही होता है, और उसी श्रम के बदले जिसे वेतन मिलता है उसी को ही हम सामान्य शब्दों में श्रमिक कह सकते हैं।
और जब हम श्रमिक की बात करते हैं तो इसमें सभी तरह के कुशल, अकुशल, प्रशिक्षित, तकनीकी, पर्यवेक्षक, लिपिक वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारी आ जाते हैं। श्रमिक शब्द एक व्यक्ति और समस्त श्रम शक्ति का भी द्योतक है। समस्त जनशक्ति के लिए भी कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें जितने भी संगठित श्रमिक हैं वे भी सम्मिलित है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं वह भी सम्मिलित है। चाहे वह स्वरोजगार कर रहे हो और अपने ही काम में लगे हुए ऐसे श्रमिक भी सम्मिलित हैं और घरेलू श्रमिक भी सम्मिलित हैं। स्वरोजगार करने वाले घरेलू श्रमिक से तात्पर्य है जैसे परिवार कोई छोटा सा उद्योग हो, व्यापार हो, कारखाना हो, पापड़ का उद्योग हो और घर के सदस्य उसमें लगे हुए हो, घर के सदस्य ही सभी काम करने वाले हैं, तब भी वह श्रमिक तो है ही है। इसी के साथ घरेलू श्रमिक हम बात करते हैं जो लोगों के घरों के अंदर जाके काम करते हैं, कोई झाड़ू करना, रोटी बनाना या जैसा भी काम करते हैं, ये भी घरेलू श्रमिक आ जाते हैं। इनके लिए भी श्रम विधि शास्त्र कार्य करता है। अब बात करते हैं श्रम विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। श्रमिकों का एकजुट होकर एक संस्था या संगठन या संघ बनाने का जो अधिकार है वह मूलभूत है। इसे श्रमिकों से छीना नहीं जा सकता। यानी कि श्रमिकों को यह अधिकार देना पड़ेगा कि वह यूनियन बना सके। दूसरी बात है, सेवा शर्तों में सुधार के लिए श्रमिकों का सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार सुरक्षित रहेगा, उसे छीना नहीं जाएगा। और सामूहिक सौदेबाजी यह यूनियन बनाकर जारी कर सकते हैं। आर्थिक संघर्ष अवश्यंभावी है, यानी कि आर्थिक संघर्ष को हम टाल नहीं सकते, ये कभी न कभी उठेगा। मजदूर वर्ग की आर्थिक समस्याएं उठेगी ही उठेगी, इसे मान के चलना पड़ेगा और इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस सत्य को स्वीकार करते हुए श्रमिकों द्वारा अच्छी सेवा शर्तों के लिए आंदोलनात्मक कदम उठाने का अधिकार भी दिया जाएगा। यानी कि अगर वो अच्छी सेवा शर्तों के लिए अगर मांग करे और उनकी मांग को साधारण से स्वीकार नहीं किया जाए तो ऐसी स्थिति में आंदोलन करने का अधिकार भी उनका सुरक्षित रहेगा, उसे छीना नहीं जाएगा। इस तरह के कोई कानून नहीं बनाए जाएंगे। संसदीय विधायनों द्वारा श्रम यानी कि लेबर के न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मालिकों की भी है, मजदूरों की भी होनी चाहिए कि मजदूर भी इतना काम तो करेगा ही करेगा तभी उसे मजदूरी मिलेगी, वह मानदंड अवश्य बनने चाहिए। और लेसेज फेयर थ्योरी जो है वह अप्रासंगिक हो गई है समय के साथ, यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यह यथास्थितिवादी का सिद्धांत, यह फ्रीडम जो है कि मजदूर और मालिक के बीच में जैसे भी संबंध है उनको खुद को आजादी दे, वो अब उचित नहीं है। अब के परिस्थितियों के अंदर वह अनुपयोगी हो गया और उसके स्थान पर अब कल्याणकारी राज्य की धारणा आ गई है। और कल्याणकारी राज्य के अंदर राज्य सामाजिक हितों का मूक दर्शक नहीं रह सकता, यानी कि राज्य कल्याण की बात सोचेगा जिसमें सबका कल्याण हो। और कल्याण सबका तभी होगा जब एक बड़ा वर्ग मजदूर का भी कल्याण हो। मालिक तो अपना कल्याण स्वयं भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके हितों की अनदेखी भी न हो और मजदूरों के हितों की स्थापना भी हो जाए। इस तरह का प्रयास ही कल्याणकारी राज्य की सोच होती है। इसी के साथ साथ त्रिपक्षीय वार्ता अर्थात औद्योगिक विवाद के समाधान के लिए नियोजक और नियोजित के बीच में सरकार भी एक पक्षकार होकर वार्ता करने का अधिकार रखेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह 1954 के अंदर आया था त्रिपक्षीय वार्ता का अधिकार। उससे पहले ऐसा हुआ था कि सभी मजदूर और मालिक के बीच में विवाद का हल हुआ आपसी बातचीत से ही कर सकते थे। किसी बाहरी व्यक्ति को उनके बीच में बातचीत करने का या कोई भी सुझाव देने का अधिकार नहीं था। इस स्थिति से ऐसा होता था कि जो मजदूर पहले से कमजोर होते थे उनको मालिक आसानी से दबा लेते थे। लेकिन अब सरकार का हस्तक्षेप इसमें जोड़ दिया गया है। सरकार अगर चाहे तो मजदूरों की तरफ से भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस बात का भी सरकार को अधिकार है। त्रिपक्षीय वार्ता का अधिकार अब आ चुका है। तो ये थे श्रम विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। तो अब हम देखते हैं भारत के अंदर श्रम नीति क्या है। भारत में श्रम नीति जो जारी की गई थी वो सबसे पहले हम कह सकते हैं 1954 से इसकी शुरुआत होती है। उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री श्री वीवी गिरी ने त्रिपक्षीय श्रम नीति जारी की, जिसके बारे में अभी हमने बात की। वार्षिक श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समितियों ने त्रिपक्षीय श्रम नीति को और अधिक मजबूत किया।
त्रिपक्षीय श्रम नीति में सरकार तो हिस्सेदार हो ही सकती है, सरकार तो भागीदार हो ही सकती है, साथ ही साथ इसमें उठा कि वार्षिक श्रम सम्मेलन भी समय समय पर होते रहेंगे और उसकी जो सिफारिश होगी उसकी अनुशंसा को भी स्वीकार करेगी सरकार, और सरकार उस अनुशंसा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। कई स्थायी श्रम समितियों का गठन किया गया जो कि त्रिपक्षीय श्रम नीति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सन 1958 में 16वें श्रम सम्मेलन में उद्योगों में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार हड़ताल और तालाबंदी के स्थान पर आपसी समझौते, सामूहिक सौदेबाजी और ऐच्छिक माध्यस्थम को स्वीकार किया गया और कमजोर पक्ष के लिए राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार किया गया। क्या अर्थ है इसका, समझते हैं। पहले क्या होता था, छोटी सी बात में मजदूर हड़ताल कर देते थे और मालिक तालाबंदी का अपने अधिकार का प्रयोग कर लेते थे। दोनों ही प्रकार के कार्यों के अंदर उत्पादन रुक जाता था और उत्पादन रुकने से सबसे अधिक नुकसान राष्ट्र का होता है, यानी कि सरकार का। तो ऐसी स्थिति में अब 1958 में 16वें श्रम सम्मेलन से एक अनुशासन संहिता को स्वीकार किया गया। अनुशासन संहिता का अर्थ है मजदूर और मालिक दोनों को इन सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा और इसके अनुसार अब मजदूर वर्ग हड़ताल करने से पहले नोटिस देंगे, एक प्रक्रिया से गुजर के आएंगे और मालिकों को एक अवसर देंगे कि मालिक हो सकता है स्वेच्छा से ही उनके अधिकारों का उन्हें सौंप दें। इसी के साथ साथ मालिकों को भी तालाबंदी के अधिकारों पर लिमिटेशन लगाएगी, उन्हें भी सरकारों को नोटिस देना पड़ेगा और एक मजदूर को मौका देना पड़ेगा, सरकार को मौका देना पड़ेगा, उसके बाद ही तालाबंदी कर सकेंगे। और आपसी समझौते और सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है मजदूर और मालिक वर्ग सभी एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठकर किसी बात पर चर्चा करें, समस्या का हल निकाले। और ऐच्छिक माध्यस्थम और सुलह का अर्थ है कि सभी लोग इकट्ठे होकर, यानी मजदूर और मालिक इकट्ठे होकर अगर कोई समस्या के हल पर सहमत हो जाए तो उसी के ऊपर अवार्ड यानी कि पंचाट जारी कर दिया जाए, इसको भी स्वीकार किया गया। और अगर कोई पक्ष कमजोर है, कमजोर का कई कारण हो सकता है, वो अनपढ़ होने के कारण हो सकता है, वो गरीबी के कारण हो सकता है, दबा कुचला होने के कारण हो सकता है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखेगा। 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम को स्वीकार किया गया, जिसके विधानों के अंदर समुचित प्रवर्तन की बात भी थी। अन्य जितने भी लेबर लॉ से संबंधित विधान थे उन्हें भी समुचित प्रवर्तन की बात स्वीकार की गई। औद्योगिक शांति को प्राथमिकता, ऐसी शांति जिसमें नियोजक और नियोजित के बीच में न सिर्फ शांति हो बल्कि उनमें भागीदारी की भावना बढ़े। साथ ही उचित मजदूरी मानदंडों और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। मजदूर के मानदंड उचित होंगे, इतनी मजदूरी हो कि मजदूर का न सिर्फ घर खर्च चल सके बल्कि अगर वो 1-2 दिन छुट्टी पर जाए तो उसको ये ना सोचना पड़े कि जिस दिन छुट्टी चला गया तो उस दिन चूल्हा कैसे जलेगा, ये भी सोचना हो। अगर वो कभी कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाए तब भी उसकी इतनी सुरक्षा तो हो। इस तरह से उचित मानदंड और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और साथ ही उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना भी श्रम नीति का लक्ष्य है। कर्मकारों की यानी कि श्रमिकों की स्थिति को सुधारना भी श्रम नीति का लक्ष्य है और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना भी श्रम नीति का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं श्रम विधि शास्त्र यानी कि लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जनहितवाद का क्या महत्व है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या महत्व है। श्रम विधि शास्त्र के अंदर हमने देखा कि इसका विकास 2 तरीके से हुआ है, एक तो विधायनों के द्वारा और दूसरा न्यायालय के निर्णयों के द्वारा। न्यायालय ने समय समय पर जो समस्याएं आई है श्रमिकों से संबंधित, उन समस्याओं के हल के लिए जो निर्णय दिए हैं उनसे एक नई विधि का सृजन हुआ है। न्यायालय के पास निर्णय देने का अधिकार तब तो है ही है कि जब मजदूर और मालिक न्यायालय के सामने आए। जनहित के मामलों में भी न्यायालय ने बहुत से ऐसे निर्णय दिए हैं जो कि लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि श्रम विधि शास्त्र के विकास के अंदर मील का पत्थर साबित हुआ है। किसी भी वाद के बारे में, याचिका के बारे में, मुकदमे के बारे में सामान्य सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है वह ही न्यायालय के अंदर परिवाद प्रस्तुत करे। दूसरे किसी व्यक्ति को परिवाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32, 226 की व्याख्या इस तरह से की है कि जनहित से प्रेरित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार दे दिया गया है। श्रम विधि शास्त्र में ये जो जनहितवाद है ये
बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से देखते हैं? कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय यानी कि व्यक्तियों का समूह किसी भी गरीब, असहाय, अशिक्षित अथवा अज्ञानी व्यक्ति और व्यक्तियों के वर्ग के लिए या उनके मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए वाद प्रस्तुत करने का जो अधिकार रखता है, इसे हम कहेंगे लोकस स्टेंडाई के अंदर उदारता, यानी कि वाद दायर करने का जो अधिकार है उसका सरल अर्थान्वयन करना। और जनहित के मामलों के लिए कोई भी पंजीकृत सोसाइटी, कोई भी गैर राजनीतिक संस्था, कोई भी गैर लाभकारी और स्वैच्छिक या स्वयंसेवी संगठन किसी भी वृद्ध, दुर्बल और कमजोर के हित में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ में यह भी कहा गया कि न्यायाधीशों को लिखा गया पत्र भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बहुत से वाद है जो कि न्यायाधीशों के द्वारा जनहित याचिका को, एक पत्र को स्वीकार करने से संबंधित है। ये सभी मुकदमे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जनहित से संबंधित कई सारे केसेज है, लेकिन यहां हम दो केसों का ही उदाहरण देखेंगे। एक है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और दूसरा है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन इनकी विस्तृत व्याख्या आने वाले वीडियो में हम करेंगे। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अंदर कुछ मजदूरों को बंधुआ की तरह काम में लिया जा रहा था। तब जनहित याचिका दायर की गई और एक पत्र भेजा गया था। उस पत्र को ही न्यायालय ने याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए मजदूरों के अधिकारों को मान्यता दी। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में भी इसी का तरह था कि मजदूरों का जो संघ था, जो समूह था, वो शोषित हो रहा था, वो पीड़ित था और उनकी तरफ से एक संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने मुकदमा दायर किया और इसे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार न्यायालय ने प्रदान किया। और उसी का परिणाम है कि जनहित वाद जो है उसका एक उदार अर्थान्वयन होने लग गया और अब जनहित वाद दायर करने का अधिकार जो है उसकी व्याख्या इस तरह से हुई है कि अब कई अन्य व्यक्तियों को भी वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, और इसी के साथ ही इसका भाग 4 जो है, लेबर लॉ का भाग 4 यहीं समाप्त होता है। और आने वाले समय में फिर आपके लिए लेके आऊंगा मैं, भरत कुमार जाजड़ा, एक नया वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।